फतेह भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरह से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं कृषि और किसानों के कल्याण के लिए कैसे उसके जरिए हमारे किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में 3 सेगमेंट हैं जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाती है। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले आइए बात करते हैं विज्ञान और किसान की। कृषि दर्शन में यूं तो हर रोज आपको नई नई जानकारी हम देते हैं और बताते हैं कैसे हमारे जो किसान हैं वो सफलता की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज लेकिन एक ऐसे किसान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि पहले काम करते थे सेल में, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो काम करते थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और खेती में जुड़ गए। खेती से जुड़कर ना सिर्फ उन्होंने नई तकनीक को अपनाया बल्कि आज के समय में चंदन कुमार जी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से चंदन जी ने अपनी नौकरी को छोड़कर खेती के व्यवसाय को अपनाया और यहाँ पर दूसरे किसानों को सीख दी कि खेती के जरिए भी आप अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जैसी प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ना ही अपने आप में हिम्मत का काम है। ऊपर से नौकरी छोड़कर खेती करना और भी जोखिम भरा। चंदन कुमार खूंटिया ने हिम्मत भी दिखाई और जोखिम भी उठाया। गांव की मिट्टी ने जब आवाज दी तो वो नौकरी छोड़कर दौड़े चले आए। उनका गांव ओडिशा के पुरी जिले में पड़ता है। खेती में उनका सफर 2014 से शुरू होता है। उनके पास निचले इलाके में अच्छी खासी 12 एकड़ जमीन थी। ऐसी जमीन जिसमें जल भराव फसलों को बर्बाद कर सकता था। इससे बचने के लिए उन्होंने तालाब खुदवाए और ट्यूबवेल भी लगवाए। अब बरसात का अतिरिक्त पानी तालाब में जमा हो सकता था और बारिश न होने पर उसका इस्तेमाल सिंचाई में किया जा सकता था। तालाब का पानी कम पड़ता तो ट्यूबवेल भरपाई कर देता। तालाब खोदने और ट्यूबवेल लगने के बाद चंदन कुमार के खेत धान की बुआई के लिए तैयार थे, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। उन्होंने अलग अलग तरह की सब्जियां उगानी शुरू की, जिनमें करेला, कंटोला, शिमला मिर्च, बैंगन, लोबिया और परवल शामिल थे। लेकिन सब्जियों का गहरा रंग और मोटा छिलका समस्या पैदा कर रहा था। रंग और छिलके की समस्या को लेकर चंदन कुमार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी क्षेत्र कार्यालय जा पहुंचे। उन्होंने पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विद्यालय से भी संपर्क किया। इन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र का भी सहयोग मिला। बल्कि यहीं पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें उन्नत किस्मों के बारे में पता चला। 2015 में उन्होंने छोटी सी जगह पर परवल की स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक जैसी किस्में प्रयोग के तौर पर बोई। बल्कि स्वर्ण अलौकिक की तो पुरी, भुवनेश्वर और कटक के बाजारों में सबसे ज्यादा मांग थी। 2018 में फानी तूफान आने के बाद इन्होंने सिर्फ स्वर्ण अलौकिक पर ध्यान केंद्रित कर दिया। 2019 में 1 एकड़ जमीन पर स्वर्ण अलौकिक बोने के लिए उन्होंने 1750 पौधे खरीदे और इनकी रोपाई पलवार सहित ट्रेलिस विधि से की। उन्नत तरीकों से चंदन कुमार के खेतों में बम्पर उपज हुई। इसी साल फरवरी से अगस्त के बीच परवल की पैदावार 107 क्विंटल रही। इससे उन्हें अच्छी खासी रकम हाथ लगी, क्योंकि फरवरी में परवल का औसत भाव 50 रुपए किलो था, बल्कि एक बार तो इसकी कीमत 180 तक पहुंच गई थी। चंदन पढ़े लिखे हैं, जिसका फायदा उन्हें खेती में भी मिला। उन्होंने बेहतरीन योजना बनाई। यही वजह रही कि कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन में भी उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ा। वो आराम से अपनी फसल काटते रहे और उसे बेचते रहे।
उन्होंने करीब करीब 2 लाख रुपए की लागत से 3,37,000 रुपयों से भी ज्यादा की कमाई की। ओडिशा में उन्नत किस्मों की भारी मांग को देखते हुए ही खूंटिया ने स्वर्ण अलौकिक पौध की वाणिज्यिक उपज शुरू की और करीब 10,000 पौधे तैयार करके बेचे। हर पौधे की कीमत 20 रुपए थी। इससे उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई और शुद्ध लाभ 1,20,000 का रहा। आज सैकड़ों किसान उन्नत पौधों की तलाश में उनके पास आ रहे हैं। इस तरह खूंटिया ने उद्यमशीलता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। सेहत पर ध्यान देने वाले लोग ऐसी सब्जियां पसंद करते हैं जो न सिर्फ पोषक गुणों से भरपूर हों, बल्कि उनमें बीमारियों के इलाज का भी गुण हो। ओडिशा और झारखंड जैसे गैर परंपरागत इलाकों में परवल की वैज्ञानिक खेती से किसानों के लिए नए बाजार खुले हैं। इस तरह के नए बाजार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार हैं। तो देखा आपने कैसे ओडिशा के चंदन कुमार जी लगातार कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसके विकास विस्तार के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब आइए कृषि दर्शन में बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की। रबी की कटाई के बाद खाली खेतों में मृदा उर्वरता वृद्धि के लिए हरी खाद वाली फसलें बोएं। हरी खाद के लिए मुख्य रूप से दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। दलहनी फसलें मृदा की भौतिक दशा को सुधारने के अलावा उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाती हैं। हरी खाद के प्रयोग से अगली फसल में उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। हरी खाद की फसलों में ढेंचा, सनई, लोबिया तथा ग्वार आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। तो जाना आपने इस माह का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों के बारे में। आज भी एक ऐसे ही किसान के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जो कि हैं उत्तर प्रदेश के रामशरण वर्मा जी। आपको बता दें, इन्होंने ना सिर्फ मिश्रित खेती के मॉडल को अपनाया बल्कि दूसरे किसानों को भी ये समझाने के प्रयास किए कि कैसे हम ना सिर्फ एक फसल बल्कि कई फसलें लेकर भी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने नई तकनीक का भी सहारा लिया और आज के समय में ना सिर्फ ये अपने कृषि क्षेत्र के जरिए कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं बल्कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। आपको बता दें, इन्हीं प्रयासों के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आइए देखते हैं रामशरण वर्मा जी की कामयाबी की ये दास्तां। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं। गरीब परिवार होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वे अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। साल 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करनी शुरू की। वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की। साथ ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा मिला। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीक के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं।
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वे देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बड़ी भूमिका बताई। इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है, जिसके कारण उत्पादन 30% से तक बढ़ जाता है। साथ ही लागत में 20% तक की कमी आती है। इसलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुका है। रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसल लगाकर उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा। साथ ही किसानों की आय दोगुनी होने में मदद भी मिल सकेगी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है कृषि को, जिसमें आत्मनिर्भरता लाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार अलग अलग योजनाएं लाती है और हर साल की तरह इस बार भी बजट में बहुत कुछ खास रहा हमारे खेती यानी कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के कल्याण के लिए। लेकिन इनके क्रियान्वयन को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है,
लेकिन उनका विस्तार करना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना, ये आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से सरकार का प्रयास यही है कि जल्द से जल्द किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके और जितनी संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र में उनका लाभ हमारे किसानों को मिल सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय की, जिसके सामने दो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ नजर आती हैं। एक तो वर्षा जल संरक्षण करना और इसके साथ साथ भूजल स्तर की जो समस्या है उससे भी निपटना। इसी के लिए आपको बता दें, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से एक मुहिम चलाई गई है जिसे नाम दिया गया कैच द रेन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कृषि क्षेत्र में जो पानी का महत्व की बात की जाए या उपलब्धता की बात की जाए, किस तरह का उपयोग होता है और कभी कभी इसका उपयोग सही ढंग से हमारे किसान नहीं कर पाते, लेकिन इसके महत्व को हमें बेहतर ढंग से जानना होगा। और इसी बारे में और अधिक जानकारी दी जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने। अनेक ऐसे हम ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर भूजल नीचे जाने के वजह से उनके पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाता है, समस्याएं हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, पीने के पानी क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि कृषि के लिए ज़्यादा वाटर ड्रॉ करता है। तो अमेरिका, चाइना और मेक्सिको तीनों देशों से में जितना पानी हम वो लोग निकालते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उससे ज़्यादा पानी हमारे किसान इंडिया में निकालते हैं। इसकी वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। इस मुद्दे को नज़र में रखे हुए हमने दो कार्यक्रम कैंपेन शुरू किया था। एक तो सही फसल है, जिसमें हम फार्मर्स को बताते हैं कि आप ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिसमें पानी की लागत कम हो, एक तो है। दूसरा, सप्लाई साइड में जैसे मैंने बताया, जितने भी पानी बारिश में आता है उसको संग्रह करके सप्लाई साइड मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा समस्या इंडिया में है कि वाटर मैनेजमेंट का है, नॉट वाटर की कमी है। वाटर की कमी नहीं है, अगर हम वाटर को सही तरह से मैनेज करेंगे, डिमांड और सप्लाई को मैच करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अवेयरनेस पब्लिक में जाना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पानी के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो वो रेस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। समर टाइम में अप्रैल में जून, उसी में इसका नेचुरल बर्तन तैयार करके, जैसे मैंने बताया, कुआं को साफ़ करके या टैंक्स की गहरीकरण करके उसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की। तो जब बारिश आएगी तो हमको पानी उसमें भरने के लिए सुविधा मिल जाएगा। अगर इस बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम संग्रह कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेंगे, क्योंकि उनका वाटर टेबल बढ़ जाएंगे, उनको कम पावर का मोटर इस्तेमाल करना पड़ता है और कम वाटर मॉइस्चर रहेंगे तो उनके वाटर की ज़रूरत भी कृषि के लिए कम रहेंगे। ये उनको पता चलेंगे। तो हम पहले अगर इस साल हम ये कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी संग्रह करके लोगों को ये महसूस किया जा सकता है कि ये पानी संग्रह करने से फ़ायदा है, तो अगले साल से वो करेंगे। ये हमारी उम्मीद है। हम यहाँ पे कृषि को वाटर के नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कृषि क्षेत्र में अब हर सेक्टर अपने अपने तरह से अपने नज़रिए से देखते हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, वो खाद्य वाले वो ज़्यादा फर्टिलाइजर बेचने की सोचते हैं, मोटर वाला ज़्यादा पावरफुल मोटर 5 HP मोटर बेचा था, अभी 10 HP मोटर बेचने की सोच रहे हैं। तो इसमें सब कुछ पानी के हम नेशनल वाटर मिशन की तरफ से हम किसानों को एग्रीकल्चर पानी के नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पिछले 20-30 साल में हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, बहुत आवर टोटल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। किसके इसमें नुकसान में? पानी के नुकसान से। हमारा वाटर टेबल कई जगह पे वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया एंड कई जगह पे ऐसा है कि वाटर टेबल इतना नीचे चला गया कि पीने के पानी की समस्या आ गया है, पेयजल का समस्या आ रहा है। तो इसलिए वी हैव रिक्वेस्टिंग फार्मर्स इज़ दैट यू गो फॉर क्रॉप्स विच आर सूटेबल फॉर योर एरिया। आपके एरिया को जो सूटेबल है, आपकी आबो हवा के सूटेबल हो,
उसी क्रॉप को ट्राई कर लो। और पानी का एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में हमारा बहुत कम है, 30-35% ही है, बिकॉज हमारी इरिगेशन सिस्टम टेक्निक्स भी अच्छा नहीं है। वो फ्लड इरिगेशन करते हैं, नया नया टेक्निक्स आ गया, ड्रिप इरिगेशन आ गया, माइक्रो स्प्रिंकलर्स आ गया, फिर भी हम पुराने ज़माने के पुराने सिस्टम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना पॉलिसीज़ में थोड़ी कमियां हैं, जिससे वजह से पानी हम फ्री दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को फ्री दे रहे हैं, इसकी वजह से पानी ज़्यादातर पानी का दोहन होते रहता है। तो हम फार्मर्स को इसमें अवगत करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपके मोर क्रॉप पर ड्रॉप नहीं, मोर इनकम पर ड्रॉप, जितने भी ज़्यादा इनकम आप अपने क्रॉप से ला सकते, उसी के बारे में सोचो। क्योंकि देखो 80,000 रुपये खर्च करके 1 लाख रुपए अगर उनको आमदनी मिलता है तो उनका मुनाफा थोड़ी 20,000 रुपये। वही अगर हम 20,000 रुपये खर्च करके 40,000 रुपये आपको इनकम आते हैं तो भी आपका मुनाफा तो 20,000 रुपये है। तो मॉनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की वजह से यू शुड ग्रो फॉर मोर इनकम पर ड्रॉप, उसी के बारे में सोचना है। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। जैसे वाटर मोर एफिशिएंटली यूज़ हो और आपका इनकम भी बढ़ा, ये इसमें करना है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो इरिगेशन टेक्निक्स को इम्प्रूवमेंट होना है, इरिगेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव होना है, उस पर रिसर्च चलाना है, वो सब करते रहते हैं। और ये जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट आता है उसको किसानों तक पहुंचाना है। वहीं पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स का काम आता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स वो फार्मर्स को सही रास्ते पर लाना है, उसको सही सलाह देना है कि कौन सा क्रॉप यूज़ करे, कौन सा इरिगेशन टेक्निक यूज़ करे। तो जाना आपने हर स्तर पर किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं किसानों के लिए लागत को कम किया जा सके और उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ सरकार प्रयास ये भी कर रही है कि किसान जो हैं बुनियादी ढांचा मजबूत कर सकें, और इसी के लिए कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की गई, जिसका बजट रखा गया 1 लाख करोड़ रुपए का। इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है और इस बार के बजट में ई-नैम के तहत 1000 नई मंडी जोड़ने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे हमारे किसानों को और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आइए जान लेते हैं इस बारे में और ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे।
और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तकनीक की। जब बात हो ऐसे में मोबाइल ऐप की, जो यहाँ लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए, जानकारी पहुँचाने के लिए मोबाइल ऐप्स भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आइए आज भी एक नई ऐप के बारे में लेते हैं जानकारी। कृषि ज्ञान मोबाइल ऐप ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारियां पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। ये किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। ये किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन, प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेती की फसलों और सब्जियों, साथ ही पशुचारे से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। लगातार जानकारी आपको हम दे रहे हैं कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया गया है कृषि क्षेत्र को लेकर। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। साल दर साल की तरह हर रोज आप तक जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे, बताएंगे आपको क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र के लिए और खासतौर से किसानों के कल्याण के लिए। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।